अभी हम लोग नॉन जेनेटिक आरएनए के सीरीज में ही है ना एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है तो यहाँ ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज यूकैरियोटिक डीएनए। ये किसका डीएनए है बाबू? यूकैरियोट का डीएनए है। और ये यूकैरियोटिक डीएनए का यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन जो है ये है यूकैरियोट का जीन, जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर यानी यूकैरियोट के सेल के अंदर ये जीन क्या बनवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो हम कहेंगे प्रोटीन एक्स। कौन सा प्रोटीन बनवाएगा यहाँ पर? प्रोटीन एक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इसी यूकैरियोटिक जीन को ट्रांसफर कर दिया जाए किसके अंदर बाबू? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। किसी भी तरीके से ये यूकैरियोटिक जीन या यूकैरियोटिक डीएनए ट्रांसफर कर दिया गया किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आने के बाद ये यूकैरियोटिक जीन वही प्रोटीन एक्स हमको यहां बना के देगा या फिर नहीं देगा? या फिर कैसा प्रोटीन बनाएगा यहां आकर के प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर? कौन सा जीन बाबू? ये यूकैरियोटिक जीन। ये क्वेश्चन आपसे किया गया। तो अब इसका जवाब कैसे देंगे? ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। यहां देखिए, ये यूकैरियोटिक डीएनए है, इसका मतलब ये यूकैरियोटिक जीन है। और यूकैरियोटिक जीन के बारे में हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक जीन कैसा होता है? मोस्टली इट इज ए स्प्लिट जीन। ये कैसा जीन होता है? ए स्प्लिट जीन। और इस स्प्लिट जीन में इस प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या होंगे? लगातार होंगे या ब्रोकन फॉर्म में होंगे? तो जवाब होगा ब्रोकन फॉर्म में होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूड इंफॉर्मेशन रहेगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, इस यूकैरियोटिक जीन में, स्प्लिट जीन में यहां से यहां तक का पोर्शन क्या होगा बाबू? एक्सॉन। फिर उसके बाद वाला पोर्शन क्या होगा? इंट्रॉन। फिर इसके बाद वाला पोर्शन क्या होगा? एक्सॉन। अगेन इसी के बाद क्या मिलेगा हमको? इंट्रॉन। ध्यान से देखिए। और फिर इसके बाद क्या मिलेगा? एक्सॉन। इस तरीके से इंफॉर्मेशन यहां पर ब्रोकन फॉर्म में मौजूद होगा। यहाँ अल्टरनेट एक्सॉन और इंट्रॉन मौजूद होंगे। और हम जानते हैं एक्सॉन के पास इस प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, जबकि इंट्रॉन के पास इस प्रोटीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब ये यूकैरियोटिक डीएनए है या ये स्प्लिट जीन मौजूद है तो सबसे पहले ये ट्रांसक्रिप्शन करके, ध्यान से देखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा बाबू? तो सबसे पहले बनाएगा ये एचएनआरएनए। देखिए, एक्सॉनिक पार्ट भी ट्रांसक्राइब होगा, इंट्रॉनिक पार्ट भी, फिर एक्सॉनिक पार्ट, इंट्रॉनिक पार्ट, फिर एक्सॉनिक पार्ट। तो ये सबसे पहले बनाएगा यहाँ एचएनआरएनए। ठीक है। और उसके बाद इस एचएनआरएनए का क्या होगा बाबू? प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, प्रोसेसिंग होगा। अब प्रोसेसिंग होने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करेगा? एमआरएनए का। और इस एमआरएनए में क्या होता है? तो सबसे पहले प्रोसेसिंग के दौरान यहाँ के इंट्रॉन्स हटा दिए जाते हैं और सारे एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। और आगे टोपी लगा दिया और पीछे पूंछ। अब ये बन गया क्या? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। और ध्यान से देखिए, अब ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पर जाएगा और वहां इसका ट्रांसलेशन होगा। और ट्रांसलेशन होने के बाद तब ये प्रोटीन हमको मिलेगा। तो क्वेश्चन ये था कि क्या इसी यूकैरियोटिक स्प्लिट जीन को अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ट्रांसफर कर दें तो हमको क्या ऐसा ही प्रोटीन मिलेगा या ऐसा ही प्रोटीन ये बना के हमको दे देगा ये प्रोकैरियोटिक सेल? तो इसका जवाब होगा नहीं, हमको ऐसा प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो भाई क्यों नहीं मिलेगा? तो जरा ध्यान से देखिएगा। प्रोकैरियोट्स के केस में बाबू हम आपको बताए थे कि यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में स्प्लिट जीन का है ना कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है। और चूंकि प्रोकैरियोट के केस में स्प्लिट जीन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है ना प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है ना ऑफ एचएनआरएनए भी मौजूद नहीं होगा। ठीक है। चूंकि स्प्लिट जीन यूकैरियोटिक सेल में है इसलिए यूकैरियोट के पास प्रोसेसिंग मैकेनिज्म है एचएनआरएनए का, एमआरएनए। प्रोकैरियोटिक सेल में स्प्लिट जीन तो है नहीं, इसलिए इनके पास एचएनआरएनए का एमआरएनए में प्रोसेसिंग मैकेनिज्म भी नहीं होगा। यही कारण है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ये स्प्लिट जीन हम बाहर से भेजेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये कौन सा जीन है? स्प्लिट जीन। किसका जीन है बाबू? तो यूकैरियोटिक जीन। ठीक है। इसको हमने भेजा है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो इसके पास ध्यान से देखिएगा एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, इस तरह से अल्टरनेट है। तो अब जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ध्यान से देखिएगा,
ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म तो है प्रोकैरियोटिक सेल के पास, तो वो तो इसको ट्रांसक्राइब कर देगा, और ट्रांसक्राइब करेगा तो ध्यान से देखिएगा एचएनआरएनए बनेगा। कैसे? एक्सोनिक पोर्शन, इंट्रॉनिक पोर्शन, एक्सोनिक पोर्शन, इंट्रॉनिक पोर्शन, फिर एक्सोनिक पोर्शन। तो एचएनआरएनए तो बन गया, लेकिन एचएनआरएनए को प्रोसेस करके, ध्यान से देखिएगा, प्रोसेसिंग मैकेनिज्म जो एचएनआरएनए का है ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता ही नहीं है। ठीक है, और चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इसका प्रोसेसिंग मैकेनिज्म नहीं होता है, यही कारण है कि ये एचएनआरएनए डायरेक्ट चला जाएगा किसमें बाबू? ट्रांसलेशन में। और जब ट्रांसलेशन में जाएगा ये राइबोसोम पर, तो इनसे जो प्रोटीन बनेगा क्या वो एग्जैक्टली ऐसा प्रोटीन होगा? तो बिल्कुल नहीं। तब कैसा प्रोटीन होगा बाबू? तो जैसा प्रोटीन हमको चाहिए होगा उससे ज्यादा लंबा प्रोटीन चेन ये बना देगा। ठीक है, कैसे उससे ज्यादा लंबा प्रोटीन चेन बना देगा? तो ध्यान से देखिएगा, ट्रांसलेशन जो होगा ये एक्सोनिक पार्ट का तो होगा ही, और साथ साथ इंट्रॉनिक पार्ट का भी ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसलिए इंट्रॉनिक पार्ट में जो एमिनो एसिड के इंफॉर्मेशन होंगे वो भी यहां पे आ जाएंगे, जो इसके लिए जरूरी नहीं है इस प्रोटीन को बनाने के लिए। यही कारण है कि जो प्रोटीन बनेगा वो डेफिनेटली वो एक्स प्रोटीन जो हम यहां बोले वो एक्स प्रोटीन यहां नहीं बनेगा, उससे ज्यादा लंबा प्रोटीन चेन बनेगा। क्लियर हो गया कि अगर आप यूकैरियोटिक डीएनए को या यूकैरियोटिक स्प्लिट जीन को डायरेक्ट प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भेजते हो तो ये ट्रांसक्रिप्शन करके एचएनआरएनए तो बनवा देगा, लेकिन इसका प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मैकेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता ही नहीं है। यही कारण है एचएनआरएनए डायरेक्ट ट्रांसलेशन में जाएगा और उसके चलते जो प्रोटीन बनेगा, जो प्रोटीन यहां चाहिए होगा, है ना, उससे ज्यादा लंबा प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो फिर हम ऐसा क्या करें जिससे हमको वही प्रोटीन मिले? कौन सा प्रोटीन? प्रोटीन एक्स, लेकिन किसके अंदर मिले? इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इसका क्या उपाय है? इसका एक उपाय है ना, आप जरा ध्यान से सोचिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, ये जो एमआरएनए इस यूकैरियोटिक एचएनआरएनए से एमआरएनए बना है, इस एमआरएनए में इंट्रॉनिक पोर्शंस तो यहां है ही नहीं। सिर्फ कौन सा पोर्शन है बाबू? एक्सोनिक पोर्शन यहां पर मौजूद है। अगर इस एमआरएनए का, ध्यान से देखिएगा, क्या करवा दें हम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवा दें। ठीक है, क्या करवा दें इसका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आप जानते हैं। ठीक है, आरएनए से क्या बनना बाबू? डीएनए बनना। ठीक है, तो इसका अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा दें और इससे जो डीएनए बनेगा, जरा ध्यान से देखें, ये डीएनए कौन सा डीएनए कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड सी डीएनए, या इसी को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अब एक बात बताइए, इस डीएनए में जो इंफॉर्मेशन मौजूद होगा, है ना, उसमें, है ना, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, इस एक्सोनिक पोर्शन के तो इंफॉर्मेशन होंगे, लेकिन इंट्रॉनिक पोर्शन का इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसका करवाया है? तो मैसेंजर आरएनए का करवाया है, और इसमें सिर्फ क्या मौजूद है? एक्सॉन्स। तो इसी एक्सॉन वाला पोर्शन का इंफॉर्मेशन इस डीएनए में होगा, और ये इंट्रॉन वाला जो पोर्शन है वो इस डीएनए में नहीं आएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, जब इस सी डीएनए को हम इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भेज देंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, ये सी डीएनए चला आया प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो अब इससे जो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इससे डायरेक्ट किसका सिंथेसिस होगा? एमआरएनए का। ये एचएनआरएनए नहीं बनाएगा। क्यों भाई? तो एमआरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा करके हम डीएनए बनाए। ठीक है, और इसमें इंट्रॉन्स है नहीं, सिर्फ एक्सोनिक पोर्शन है। इसलिए जब इसका यहां ट्रांसक्रिप्शन होगा, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो सीधा क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा, यहां एचएनआरएनए नहीं बनेगा। और ये एमआरएनए और ये एमआरएनए, दोनों ही एमआरएनए कैसा होगा? सेम होगा। इसमें सिर्फ एक्सॉन्स होंगे, इसमें इंट्रॉन्स नहीं होंगे। और अब ये एमआरएनए जब राइबोसोम पर जाएगा ट्रांसलेशन करने के लिए, तो इससे जो प्रोटीन बनेगा वो एग्जैक्टली ये प्रोटीन और ये प्रोटीन सेम होगा। यानी कौन सा प्रोटीन होगा? ये एक्स प्रोटीन। ठीक है, तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों अगर हम यूकैरियोटिक डीएनए को, है ना, डायरेक्टली प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भेजें, तो ये यूकैरियोटिक डीएनए या यूकैरियोटिक स्प्लिट जीन जो यूकैरियोट में जैसा प्रोटीन बनाता है वैसा प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्यों नहीं बनाता है? उससे लंबा प्रोटीन क्यों बना देता है? ये भी समझ गए। और उसके बाद
किस तरीके से हम यहाँ डीएनए को भेजें जिससे कि वही प्रोटीन हमको मिले। तो एक तरीका हम आपको बताएं कि इसके एमआरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा दो, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बना हुआ जो डीएनए होगा cDNA, इसमें सिर्फ एक्सोनिक पार्ट होंगे, इंट्रॉनिक पार्ट इसके नहीं होंगे, क्योंकि एमआरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, इसमें सिर्फ एक्सोनिक पार्ट था। तो अगर इस डीएनए को अंदर भेजें और इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इससे जो एमआरएनए बनेगा ये और ये एमआरएनए सेम होगा, और इस एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होगा तो उसके बाद है ना वही प्रोटीन हमको मिलेगा जो प्रोटीन हमको यहां मिला था, एग्जैक्टली सेम प्रोटीन मिलेगा। क्लियर है। एक तरीका और है, क्या है कि बाबू हम इस प्रोटीन के एमिनो एसिड के क्रम को पढ़ लें। ठीक है, कैसे पढ़ा जाता है ये बाद में समझेंगे। तो हम क्या करें, इस प्रोटीन के एमिनो एसिड के क्रम को क्या कर लें, पढ़ लें, और इस एमिनो एसिड के क्रम को पढ़ के उसी हिसाब से हम आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ क्या करें, डीएनए करें, है ना। एक आर्टिफिशियल डीएनए सिंथेसाइज कर लें और उस डीएनए में उसी हिसाब से कोडोन सेट कर दें या कोडोन ला दें, है ना, जो कि इन एमिनो एसिड को क्या करता है, कोड करता है। तो इसी एमिनो एसिड को कोड करने वाला इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए के दौरान हम यहां डाल दें, और ये जो आर्टिफिशियल डीएनए हमारा बनेगा इसमें फिर वही बात, सिर्फ कौन सा रहेगा, एक्सोनिक पार्ट रहेगा, इंट्रॉनिक पार्ट नहीं रहेगा। और इस डीएनए को जब हम यहां भेजेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ये डीएनए जब ट्रांसक्राइब होगा, जरा ध्यान से देखिए, तो इससे एमआरएनए डायरेक्ट बनेगा, एचएनआरएनए का कोई बात नहीं होगा, और ये एमआरएनए ट्रांसलेट होकर के हमको वही प्रोटीन एक्स देगा, किसके अंदर बाबू, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो हमको लगता है ये क्वेश्चन आप पूरा समझ गए होंगे। यहां फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या था बाबू, कि यूकैरियोटिक डीएनए को या यूकैरियोटिक स्प्लिट जीन को अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डायरेक्ट भेज दिया जाए तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो स्प्लिट जीन है जैसा प्रोटीन बनाता है वैसा प्रोटीन ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्यों नहीं बनाएगा, क्यों उससे ज्यादा लंबा प्रोटीन बनाएगा जो प्रोटीन हमको चाहिए। एक तो इसका जवाब आपको मिल गया। दूसरा क्या बाबू, कि हम क्या ऐसा करें जिससे कि यूकैरियोटिक डीएनए अंदर जाए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो हमको वही प्रोटीन दे जो प्रोटीन हमको यहां चाहिए। तो इसका जवाब क्या था, एक तो इससे जो एमआरएनए बनता है इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर लो, इससे जो cDNA बनेगा इसमें सिर्फ एक्सोनिक पार्ट रहेंगे, इंट्रॉन नहीं रहेगा, और इस डीएनए को अंदर भेजो यहां पर, और ये जब ट्रांसक्राइब करेगा तो एचएनआरएनए नहीं बनाएगा, डायरेक्ट क्या बनाएगा, एमआरएनए। ये एमआरएनए और ये एमआरएनए सेम होगा, तो इससे बनने वाला प्रोटीन भी क्या होगा, ट्रांसलेशन के बाद एग्जैक्टली वही प्रोटीन एक्स होगा जो प्रोटीन एक्स यहां पर है। ठीक है, और उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, एक और तरीका आपको हम बताए, फिर से सुनिए, क्या भाई, इस प्रोटीन में एमिनो एसिड के क्रम का हम स्टडी कर लें कि कौन कौन एमिनो एसिड किस क्रम में है, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली हम आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ डीएनए कर लें, और इस डीएनए में उसी एमिनो एसिड से रिलेटेड कोडोन हम यहां डाल दें। ठीक है, और उसके बाद इस डीएनए को हम किसके अंदर भेज दें बाबू, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो यहां पर भी ये ट्रांसक्राइब करके डायरेक्ट एमआरएनए बनाएगा, और उससे जो ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनेगा वो एग्जैक्टली वही प्रोटीन एक्स बनेगा जो प्रोटीन एक्स यहां है। ठीक है, तो हमको लगता है बाबू ये पूरा चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये है बाबू प्रोकैरियोटिक सेल, ये पूरा का पूरा सेल कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, और इधर जो ये सेल है दिस इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल में इस पॉइंट को डिस्कस करें कि मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक सेल का क्या है, डीएनए है। ध्यान से देखिए, ये प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है, और इसी डीएनए का यहां से लेके यहां तक का पोर्शन एक क्या है बाबू, जीन है ये। ठीक है, दिस इज ए प्रोकैरियोटिक जीन। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इसी प्रोकैरियोटिक जीन को क्या करना है, प्रोटीन बनवाना है। तो सबसे पहले इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहां पर एक एंजाइम आएगा जिस एंजाइम का नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करेगा और आगे की ओर बढ़ेगा। तो मान लीजिए ये ट्रांसक्रिप्शन करते करते ये आरएनए पॉलीमरेज कहां तक आ गया, यहां तक। ठीक है, और देखिए यहां क्या कर रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। ठीक है,
और आपको हम बताए थे पहले, है ना, ट्रांसक्रिप्शन का जब समरी बताए थे थोड़ा सा, तो वहां बताए थे कि जब आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ जाता है ट्रांसक्रिप्शन करते हुए, है ना, तो आरएनए चेन लंबा होता चला जाएगा और पीछे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, आपस में पुनः, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और आरएनए जो यहाँ बना है उस आरएनए को लात मार के क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है। तो ध्यान दीजिए, ये आरएनए का, है ना, बहुत सारा पोर्शन यहाँ लटका हुआ है और थोड़ा सा ही पोर्शन यहाँ पर, है ना, इससे अटैच्ड है और ये लगातार आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ रहा है और इस तरह से आरएनए को सिंथेसाइज करता जा रहा है। और ये आरएनए कौन सा है बाबू? मैसेंजर आरएनए। ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि प्रोकैरियोट के केस में मैसेंजर आरएनए डायरेक्ट बनता है। ठीक है, यहाँ एचएनआरएनए वाला बात नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीन जो होता है वो स्प्लिट जीन नहीं होता है, तो डायरेक्ट एमआरएनए बनेगा। और ये एमआरएनए कहाँ आ जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा, ये जो लटका एमआरएनए, ये कहां पर लटका? इन साइटोप्लाज्म। कहां पर लटका बाबू? साइटोप्लाज्म में। क्योंकि हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। यही कारण है प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ये पूरा का पूरा इलाका क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। तो ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में लटक गया और साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं राइबोसोम के सब यूनिट्स। तो जैसे ही देखिएगा ये एमआरएनए लटकेगा यहां पर, अभी इसका ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ है ना, तो देखिएगा यहां पर राइबोसोम करके अटैच कर जाएगा। ठीक है, राइबोसोम अटैच होकर के और यहां ट्रांसलेशन शुरू कर देगा, यानी क्या बनाना शुरू कर देगा? प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। तो अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, अभी इस एमआरएनए का इधर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है कि यहां पर इसका ट्रांसलेशन चलना क्या हो गया? शुरू हो गया। तो ध्यान से देखें, प्रोकैरियोटिक सेल में कई बार हमको ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई एमआरएनए एक तरफ ट्रांसक्राइब भी हो रहा है और दूसरी तरफ इसका ट्रांसलेशन भी चल रहा है, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन सेम एमआरएनए का एक साथ चल रहा होता है। इधर एमआरएनए बन भी रहा है और इधर एमआरएनए का ट्रांसलेशन होना शुरू कर गया और प्रोटीन बनना शुरू हो गया। और देखिएगा एमआरएनए जैसे जैसे इधर बढ़ेगा, है ना, राइबोसोम इधर खिसकेगा, इधर एमआरएनए का डिस्ट्रक्शन भी एक ही साथ स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा भी होता है। ठीक है, और देखिएगा इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। जो भी एमआरएनए बना, लटका जैसे ही नीचे बाहर आया, ये साइटोप्लाज्म में आ गया और साइटोप्लाज्म में राइबोसोम मौजूद हो, वो खटाक से एमआरएनए के ऊपर बैठ गया और ट्रांसलेशन क्या कर दिया? शुरू। इधर अभी ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ है कि इधर इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया? स्टार्ट हो गया। कई बार हमको प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ऐसा हमेशा देखने को मिलेगा ये जरूरी नहीं है। कई बार क्या होगा? तो ट्रांसक्रिप्शन पहले कंप्लीट हो जाएगा, पूरा एमआरएनए बाहर आ जाएगा, देन उसके बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन शुरू होगा। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि इधर ट्रांसक्रिप्शन अभी चल ही रहा है एमआरएनए का और इधर क्या शुरू हो गया बाबू? ट्रांसलेशन शुरू हो गया। तो ऐसा होने का मेन कारण है, दो मेन कारण। एक तो सबसे पहला कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण जो भी एमआरएनए बनेगा सीधा साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। और दूसरा बात ध्यान दीजिएगा, इस एमआरएनए का यहां प्रोसेसिंग होना जरूरी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि ये डायरेक्ट एमआरएनए बना रहा है, यहाँ एचएनआरएनए बनने की कोई बात नहीं है। इसीलिए, है ना, राइबोसोम इमीडिएटली यहां पहुंच जाएगा और ट्रांसलेशन भी क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कई बार एमआरएनए का एक तरफ अभी ट्रांसक्रिप्शन पूरा भी नहीं हुआ है कि इधर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है एमआरएनए का। ऐसा क्यों होता है? तो जवाब इसका दीजिएगा कि भाई इसके दो कारण हैं। एक कारण कि प्रोकैरियोटिक सेल में, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो जो भी एमआरएनए बनेगा वो सीधा साइटोप्लाज्म में ही लटक जाएगा। ठीक है, इसलिए राइबोसोम को तुरंत मौका मिल जाएगा यहां ट्रांसलेशन करने का। और दूसरा ध्यान दीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक केस में एमआरएनए के लिए प्रोसेसिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप ये पहले से जानते हैं, डायरेक्ट एमआरएनए बनता है, यहां एचएनआरएनए का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। यही कारण है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कई बार हमको एमआरएनए का एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, ट्रांसक्रिप्शन अभी चल ही रहा है, कि दूसरी तरफ इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है।
तो हमको लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा यूकेरियोटिक सेल के केस में देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या यूकेरियोटिक सेल में भी इस तरह का बात हो सकता है कि एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन पूरा ही नहीं हुआ है अभी कि ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाए, तो इसका जवाब होगा यूकेरियोटिक सेल में ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कारण है यूकेरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म एक दूसरे से अलग हैं। और दूसरा कारण यह है कि यूकेरियोटिक सेल में पहले एचएनआरएनए बनता है और तब बाद में जाके प्रोसेसिंग से क्या बनता है, एमआरएनए। ठीक है, तो जैसे सपोज करो यहां पर यूकेरियोटिक सेल की अगर बात करते हो तो यहां जो इसका जीन होगा ये कौन सा जीन होगा, स्प्लिट जीन होगा। ठीक है, इसमें एक्सॉन होंगे, इंट्रॉन होंगे, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, इस तरह से। तो इसका मतलब अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन होने से सबसे पहले एचएनआरएनए बनेगा। देखोगे एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, ध्यान से देखिए, फिर एक्सॉन, इस तरह से। तो पहले तो ये एचएनआरएनए बनाएगा, एचएनआरएनए बनाने के बाद इसका प्रोसेसिंग होगा, तब जाकर के इसमें क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। और वो भी कहां पर है बाबू, न्यूक्लियस के अंदर, अभी न्यूक्लियस के बाहर तो गया नहीं है। और राइबोसोम कहां पर है, न्यूक्लियस के बाहर है। प्रोटीन बनाने का जो मशीनरी है ये राइबोसोम, ये न्यूक्लियस के बाहर सिचुएटेड है। तो इस एमआरएनए को यहां से निकल के कहां आना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा, तब ये जाएगा राइबोसोम पर। और देन इसका क्या होगा बाबू, ट्रांसलेशन होगा। इसका मतलब हुआ कि यूकेरियोटिक सेल में हमको कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि एक तरफ ट्रांसक्रिप्शन भी चल रहा हो और उसी एमआरएनए का दूसरी तरफ क्या चल रहा हो, ट्रांसलेशन भी चल रहा हो। ऐसा जब भी देखने को मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलेगा। अब प्रोकैरियोटिक सेल में भी हमेशा ऐसा नहीं होगा। हमने कहा कई बार ऐसा होगा कि एमआरएनए पूरा बन गया और उसके बाद इसका क्या शुरू होगा, ट्रांसलेशन। हाँ, कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा, लेकिन यूकेरियोटिक सेल में ऐसा कभी भी हमको देखने को नहीं मिलेगा। हम कहेंगे इसके कितने कारण, तो दो कारण। एक तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिफरेंशिएशन, कि जो भी एमआरएनए बनेगा पहले न्यूक्लियस में, देन वहां से साइटोप्लाज्म में, तो ये तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करके बनेगा। और साथ साथ दूसरा कारण सबसे बड़ा कि पाइक डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनाता है, ये सीधे क्या बनाता है, पहले एचएनआरएनए। एचएनआरएनए का प्रोसेसिंग होगा, तो प्रोसेसिंग होने के पहले ही ये ध्यान से देखिएगा ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो चुका होगा। ठीक है, इसलिए एमआरएनए है ना, पहले ट्रांसक्रिप्शन देन प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट होगा और उसके बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पार करके बाहर आएगा, तब यहां ट्रांसलेट होगा राइबोसोम पे। इसलिए कभी भी यूकेरियोटिक सेल में हमको किसी एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो बाबू एक बात ध्यान रखिएगा, आपसे जो ये क्वेश्चन आने वाला है वो प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड आने वाला है कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमको एक साथ एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कई बार देखने को क्यों मिलता है। तो इसका जवाब है ना, दो कारण है। एक कारण कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। इसलिए जो भी एमआरएनए बनेगा वो सीधा साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और राइबोसोम आसानी से जाके है ना एमआरएनए पर है ना बैठ जाएगा और यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। और दूसरा सबसे बड़ा कारण एक और बोलिएगा कि यहाँ एमआरएनए डायरेक्ट बनता है, यहाँ प्रोसेसिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो हमको लगता है आप समझ गए होंगे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का इस पॉइंट का डिफरेंस। अच्छा, एक और बात बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोटिक सेल में एमआरएनए का लाइफ स्पान बड़ा होगा या यूकैरियोटिक सेल में एमआरएनए का लाइफ स्पान बड़ा होगा, तो इसका जवाब होगा यूकैरियोटिक सेल में एमआरएनए का लाइफ स्पान थोड़ा बड़ा होगा। क्यों भाई? क्योंकि यूकैरियोट के सेल में एमआरएनए पहले न्यूक्लियस में बनेगा, वहां से कहां आएगा, साइटोप्लाज्म में, और तब जाएगा राइबोसोम पर। ठीक है, और कई बार तो आप जान चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल में जो एमआरएनए बनता है जिसको लेट से ट्रांसलेट होना होता है ना, उसके ऊपर प्रोटीन का एनवेलप चढ़ जाता है जिसको इन्फॉर्मोसोम बोलते हैं। ठीक है, और तब ये यहां से निकल के आता है। तो जब तक इन्फॉर्मोसोम रहेगा तब तक एमआरएनए रहेगा, और जब इन्फॉर्मोसोम का प्रोटीन हटा तो एमआरएनए ट्रांसलेट होगा, और ट्रांसलेशन के बाद इस एमआरएनए का यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में आप देखोगे कि हमने कहा कई बार ऐसे को देखने को मिलेगा हमको कि इधर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, इधर ट्रांसलेशन भी शुरू हो गया और इधर डिस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया। इसका यही कारण है कि प्रोकैरियोटिक सेल का एमआरएनए का लाइफ स्पान यूकैरियोटिक सेल के एमआरएनए के लाइफ स्पान से कम होता है। किसका कम होगा बाबू? प्रोकैरियोटिक सेल के एमआरएनए का। तो हमको लगता है ये सारा पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा।
ठीक है। अब हम लोग नोट्स से ध्यान से देखिएगा, है ना, नॉन जेनेटिक आरएनए के बारे में पूरा पढ़ करके देखेंगे कि उसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है।